नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर उमरिया जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा एक अभिनव पहल की शुरुआत की जा रही है, जहां वीडियो कॉल के माध्यम से दूर दराज के गांव में रहने वाले महिलाओं और बुजुर्गों को अपनी शिकायत करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे वो उचित स्थान पर अपनी शिकायत न कर पाने की वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, जिससे आपराधिक और असामाजिक तत्वों को और बल मिलता है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा वीडियो कॉल कर जन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें सीधे पुलिस अधीक्षक से बात कर शिकायत की जा सकती है, जिसका निराकरण पश्चात उन्हें घर बैठे निराकरण की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। ये जिला उमरिया में पुलिस अधीक्षक के तौर पे मैंने ये अनुभव किया कि पुलिस अधीक्षक से पर्सनली रूबरू मिलने के लिए बहुत ही दूर दूर से आम जनता के लोग आते हैं और कई बार अशक्त, जो कमज़ोर, वृद्ध एवं गरीब लोग भी आते हैं। तो उनके जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो मुझे ये लगा कि इतनी दूर केवल एसपी के सामने खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए हैं, तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि इन्हें क्यों ना हम वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि ये बिना उमरिया कार्यालय में आए हुए मेरे से रूबरू बात कर सकें और इससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक नुकसान से भी वो बच सकें। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अगर काफ़ी दूर से जब यहाँ आता है तो न सिर्फ उसका समय बर्बाद होता है, बल्कि एक दिन की मजदूरी भी जाती है और मानसिक रूप से वो वैसे ही परेशान रहता है। इसीलिए पुलिस के पास वो आते हैं। तो ये सोचते हुए हमने फिर एक स्पेशल नंबर इसके लिए डेडिकेट किया है, जो नंबर 6264057050। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 6264057050। ये एक स्पेशली मैंने डेडिकेट किया है इसी काम के लिए कि मैं इस पे केवल वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई करूँगा। और इसके लिए प्रारंभिक रूप से मैंने व्हाट्सएप और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ये दो ऐप को हम लोगों ने चयन किया है। इसका कारण केवल इतना है कि ये दोनों ऐप जनमानस में अधिकतर लोगों के पास मौजूद है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए ये हमने ऐप चूज किया है। अभी बाद में और भी इसमें फेरबदल हो सकते हैं। और प्रारंभिक तौर पे हमने अभी शुक्रवार का दिन निश्चित किया है कि प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 1.5 घंटे का वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से हम सुनवाई करेंगे। इसी पे वो अपनी शिकायत भी भेज सकते हैं, जिसकी कॉपी हम निकाल कर फिर उनको उस पर कार्रवाई को अवगत भी कराएंगे। तो ये एक छोटी सी पहल करने की कोशिश है। अगर इसका रिस्पांस अच्छा होता है, लोगों को इसका फायदा। जबलपुर बरेला थाना क्षेत्र गौर स्थित 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गौर पुलिस चौकी के थाना प्रभारी नितिन पांडे के द्वारा मामले में लापरवाही और केस को दबाने के आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय यादव महासभा के ग्रामीण अध्यक्ष राम कुमार यादव, भरत सिंह, प्रदेश महामंत्री रामदास यादव सहित बड़ी तादाद में यादव महासभा के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देते हुए थाना प्रभारी गौर चौकी नितिन पांडे के निलंबन की मांग की। जहां रामदास यादव ने कहा कि 8 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को मुजरिम बनाकर गिरफ्तार किया। वहीं पीड़ित बालिका का कहना है कि 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने 18 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की। वहीं जब गांव वालों ने इसका विरोध करते हुए घेराव किया तो थाना प्रभारी द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों पर जबरन मामला दर्ज किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि थाना प्रभारी दबाव में अन्य आरोपियों को बचाने में लगे हैं। भैया बताएं जी, आज के संबंध में आज हमारे यादव महासभा अखिल भारतीय जबलपुर के द्वारा ग्रामीण और शहर क्षेत्र से
हमारे कार्यकर्ताओं ने और सहयोगी उस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं ने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का केस हुआ, जिसमें वहाँ के एसआई साहब पांडे जी नितिन, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, बहुत लटकाने के बाद उन्होंने बड़ी मजबूरी में जब दबाव बना क्षेत्र के लोगों का, तब एफआईआर की और मेडिकल में भी लेट किया। आज इतनी बड़ी घटना को छुपाने का प्रयास किया गया है। हमारे यादव महासभा, हमारे मित्रगणों ने ये आग्रह किया है एसपी साहब से कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, और यदि इस मामले को अब दबाने का प्रयास किया गया या इसमें पुलिस प्रशासन दुरुपयोग करता अपने पद का, तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसको आंदोलन चलाएंगे और महिला आयोग और यादव महासभा के द्वारा, अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में इसकी कार्रवाई के प्रति हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, धरना और आंदोलन देंगे। भैया कहाँ का मामला है ये गौर चौकी का मामला है। छोटी बच्ची है 8 साल की, और उसको परिवार के ऊपर भी बहुत जघन्य दबाव चारों तरफ से बना, जघन्य घटना है। हम लोग सब लोग इसकी आलोचना करते हैं। इस तरीके के कृत्य कम से कम हमारे संस्कार धानी में नहीं होना चाहिए। सेलाना पिपलोदा मार्ग पर ग्राम करिया के पास सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात गोवंश से भरा ट्रक पलट गया। इसमें उसमें भरे 30 से ज्यादा गोवंश की मौत हो गई। खबर क्षेत्र में तेजी से फैली और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर बैठकर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस उन्हें समझाने और आरोपितों पर कार्रवाई करने की बात कहती रही। मौके पर भारी भीड़ होने से हंगामे की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार सेलाना पिपलोदा मार्ग पर ग्राम करिया के समीप मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते समय सड़क के समीप ट्रक पलटा देखा। उसने पास जाकर देखा तो 30 से अधिक गोवंश इधर उधर मृत और घायल पड़े हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सेलाना और पिपलोदा थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थोड़ी देर में वहां हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इस बीच मौके पर पहुंचे सेलाना एसडीओपी संदीप कुमार निगवाल, सेलाना थाना प्रभारी शिवमंगल सेंगर आदि ने उन्हें समझाकर कार्यवाही का भरोसा दिया। पिपलोदा से सेलाना की ओर जा रहा था। पूर्व में भी बजरंग दल द्वारा 10 बार प्रशासन को बताया गया कि ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से गौ तस्करी होती है, पर शायद प्रशासन की इसमें मिली भगत है। ये तो आज एक गाय कटराला पलटी खा गया और इतनी गौवंशों की मृत्यु हो गई तो सबको पता चला, वरना ऐसे कितने ट्रक यहाँ से रोज इस क्षेत्र से पास हो रहे। दोनों तरफ जब इस थाना क्षेत्र के पिपलोदा हो या सेलाना हो, दोनों तरफ राजस्थान की सीमाएं लगती है, तो इनको यहाँ पर गश्त बढ़ाकर रखनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं आए दिन यहाँ पर होती रही है, तो पुलिस प्रशासन का इसमें ढीला रवैया है। हमारे दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सबकी जांच हो, और जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है उन सब पर कार्रवाई हो। इसके लिए हमने मांग की। लगभग 45-50 के लगभग गाय हैं, जिसमें 28 गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। 19 गौवंश जीवित है, जिन्हें सकुशल गौशाला पहुंचाया गया। धरना प्रदर्शन हम लोग जी करीब 6:30 बजे के लगभग पुलिस थाने पर सूचना मिली थी कि कुछ एक ट्राला जो यहाँ पर सकत बाबूजी करिया रोड पर एक पलटी खा गया है, जिसमें गोवंश भरा हुआ है। जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स को पहुंचकर पुलिस फोर्स को भिजवाकर इसकी व्यवस्था करवाई है। और इसमें कुछ गाय की मृत्यु हो चुकी है, जिनके पीएम के लिए भिजवाए हैं। जिंदा गायों को का इलाज के लिए भिजवाया गया है। इसकी कार्रवाई जारी है। इसमें जो भी दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में अपनी जी जान लगाकर सेवा करने वाली एएनएम कार्यकर्ताएं एक बार फिर हड़ताल पर बैठ गई हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे अहम रोल निभाने वाली एएनएम कार्यकर्ताओं के काम को सरकार भूल चुकी है, जिससे आहत होकर ये कार्यकर्ताएं न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पुराने कलेक्ट्रेट स्थित गुलाब चक्कर पर हड़ताल पर बैठ गई हैं। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी का कहना है कि हमारे संगठन ने पहले भी कई बार ज्ञापन दिया है। भोपाल स्तर पर भी स्वास्थ्य विभाग से चर्चा हुई थी और हमें आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, जिसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। हमारी प्रमुख मांगों में अनमोल टैबलेट में आ रही समस्या और 12 सूत्रीय मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, अनमोल टैबलेट का निराकरण करना, समय अनुसार एएनएम को पदोन्नत करना, संविदा एएनएम का नियमितीकरण करना प्रमुख है। इसके साथ ही उनको कोरोना काल में वैक्सीनेशन में सबसे अहम योगदान दिया है।
यहाँ आप धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं और कब से बैठे हैं आप? हम लोगों ने आज ही 9 तारीख से हड़ताल प्रारंभ करी है और हम इसकी सूचना कल दे चुके हैं। एसडीएम सर, कलेक्टर सर, सीएमओ ऑफिस सभी दूर ज्ञापन सौंप चुके थे और 25 तारीख को हमने इसके पहले भी ज्ञापन दे दिया था हमारी मांगों को लेकर। हमारी मांग अनमोल और 12 सूत्री मांगे है, जिसमें मूल प्राथमिकता है हमारा अनमोल। जो हमारा टेबलेट दिया गया है अनमोल, उसमें हमसे एक के बाद एक बार बार तो वर्जन चेंज कर रहे हैं और बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद उसमें से अगर कुछ हानि होती है हितग्राही को तो वो एनएम के पैसों में से, तनख्वाह में से काटा जा रहा है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। और दूसरा है हमारी वेतन विसंगति, बहुत सारी सिस्टरें आज रिटायर हो गई है और वेतन विसंगति शासन द्वारा दूर नहीं हुई है, जिसका खामियाजा सभी लोग भोग रहे हैं इतने सालों से। जबकि हमारे साथ ही टीचर विभाग की वेतन विसंगति कभी की सुधर गई है और हम लोग उसी को झेल रहे हैं आज तक। तो हमारे मेन मुद्दा अनमोल और संविदा का नियमितीकरण भी मांग रहे हैं हम। हमारी बहनें जो संविदा में है, जो 8-8, 10-10 साल हो गए, वो 9,000, 10,000 की तनख्वाह में काम कर रही है, जो तो आज एक मजदूरी भी नहीं है। तो और हमारा पदोन्नत, हमारा जैसे समय अनुसार हमें पदोन्नत किया जाए। कितने दिन के लिए यहाँ पर आप हड़ताल पे बैठे हैं? अनिश्चितकालीन है। ये प्रदेश लेवल पे या सिर्फ जिले लेवल पे? प्रदेश लेवल पर। आपका नाम और पद? लक्ष्मी चौधरी, जिला अध्यक्ष रतलाम, NBS के संघ। यहाँ पर आप धरने पे बैठे हैं, आपकी मांग क्या है और कौन से आप संगठन से बैठे हैं यहाँ पर? हम न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बैठे, जो कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके आह्वान पे हम लोगों ने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है और हड़ताल के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, परंतु क्या है कि शासन ने, हमने 2016 में भी ये आंदोलन किया था और हमें आश्वासन दे दिया गया था कि आप लोगों की ये सारी मांगें मान ली जाएगी और हमने वो हड़ताल उस समय ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज दिनांक तक हमें वो चीज़ नहीं मिली है और उन्हीं मांगों को लेकर हम आज फिर इस आंदोलन के लिए उतरे हैं। कोरोना काल में भी आपने ड्यूटी करी? हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन में हमारी जो बहनें हैं उन्होंने जितना सहयोग दिया है उसका कहना जाए बहुत कम है। यह समझ लो कि सुबह वो 8 बजे से 7 बजे से अपने घर से निकलती थी और रात को 10 बजे अपने घर आती थी। कि इस काल में बहुत सारी बहनों का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी ऐसी हुई हैं बहनें जिन्होंने अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे गुजरी है वो, लेकिन उन्होंने ये काम पूरा किया है। खाना पीना, यहाँ तक कि वो अपना खाना पीना भी भूल गई। 24 घंटे उन्होंने काम किया है, खाना पीना नहीं मिला उन्हें, इसके कारण वो बीमार भी हो गई। लेकिन हम लोगों ने हमने मानव सेवा के कारण ये कार्य किया था, लेकिन उसका हमको अभी तक कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है ना, उसके लिए हमें आर्थिक हानि हम लोगों ने उठाई है। हमें कुछ उस चीज़ से हमें नहीं मिला, यहाँ तक कि हमें सम्मान तक नहीं दिया गया उसके लिए। हम उस सम्मान के हकदार हैं, हमने ये काम किया है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिला है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे आगे? देखो, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांगे अगर नहीं मानती जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, हमारी पहचान समझे कि हम लोग क्या करते हैं और हम जो ये काम कर रहे हैं ये हम मानव सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आज दिनांक तक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं मानी थी। हम ये सेवाएं दे रहे हैं, हम मानव सेवा से जुड़े हुए हैं। अभी जो बीमारी चल रही थी कोविड महामारी वाली, उसमें हमने 24 घंटे काम किया है, 36 घंटे काम किया है, लेकिन हमारी बहनों ने अपना खुद का पैसा गंवाकर भले 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाके काम किया है और उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो वो इसके बदले में ये अपना सम्मान चाहती है कि उन्हें सम्मान दिया जाए और हम सम्मानजनक वेतन की जो हकदार है, जो हमें नहीं मिल रहा है शासन से, उसकी मांग कर रहे हैं हम। जबलपुर कंचे के विवाद पर हनुमान ताल क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और एक दूसरे से मारपीट करने के बाद दोनों पक्षों ने गोलियां दाग दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें विक्टोरिया और मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लेते हुए अग्रिम जांच शुरू कर दी है। हनुमान ताल थाना प्रभारी उमेश गोलानी के अनुसार मरीमाता क्षेत्र में कुछ युवक कंचा खेल रहे थे। इस दौरान उनमें विवाद हुआ और गाली गलौज तक मामला पहुंचा। इसके कुछ देर बाद एक युवक दूसरे से मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत लेकर दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे, जहां पर पुलिस ने दोनों को समझाकर घर वापस भेज दिया। लेकिन कुछ देर बाद युवकों ने इसी विवाद को लेकर एक दूसरे पर गोलियां चला दी, जिसमें मनोज और मोंटी नाम के 2 युवक गोली से घायल हैं, जबकि एक सोनकर युवक को भी गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैठा था मैं, राहुल सोनकर
शेरू सोनकर और सौरभ सोनकर, शैलू सोनकर, भीम सोनकर जो उसका पिताजी आके गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के लिए मना किए तो इन लोग ने पिस्टल फायरिंग करी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं भांतलिया सिंधी के मरे माता मंदिर के पास। कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को, मेरे पापा को लगी है, मेरे को लगी है। क्या विवाद है आपको? छोटा सा विवाद था सर, जिसके चलते इन लोग ने इतना बड़ा ही कांड उठा मारे। पहले विवाद हुआ था, थाने रिपोर्ट डालने आए थे जो कि सब कोई। मैं ऑफिस से घर आया हूँ मेडिकल से, उतने ही में ये विवाद बना है। मैं गार्ड की सिक्योरिटी ड्यूटी करता हूँ जी, मेडिकल में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोंटी सोनकर मेरा नाम है। उसी समय भीम के बच्चे लोग और पूरे परिवार आए और गाली गुप्तार करने लगे। मैं गाली गुप्तार करने से किया कर ही रहा था, उतनी में राहुल आया, राहुल सैलू लोग आए, घोड़ा बड़ा गोली चलाना चालू कर दिए। कहाँ की घटना है, कहाँ पे? ये हमारे घर के ही गेट पे आके लोग ने मारपीट की। मैं भांतलिया सिंधी के बड़ी माता मंदिर के पास रहता हूँ। कितने लोगों को गोली लगी है? हमारे बच्चे को लगी है, मेरे को लगी है। क्या विवाद है आप लोगों? मेरे का कोई विवाद नहीं, दिन का हुआ था 4 बजे करीब, भतीजों का विवाद हुआ था, गोली कंचा मिल तो इनके द्वारा वहाँ पर बात विवाद हुआ। हम लोगों ने, इनने कंप्लेंट डाला, हम लोग ने भी कंप्लेंट डाला। कितने लोग थे? जी कम से कम 8-10 लड़के थे। आपका नाम बताओ। मैं मनोज सोनकर। मरी माता मंदिर के पास 2 पक्षों में विवाद हुआ है। इसमें जो है एक छोटी सी साधारण बात पे से विवाद हुआ, कंचे खेलने पे से। और ये लोग टाइम पास के लिए कंचे खेल रहे थे तो आपस में इनका विवाद हुआ। एक पक्ष जिसका नाम अज्जू सोनकर है, उसको कंधे के पास गोली लगी है और दूसरा पक्ष जो है उसमें 2 लोग घायल हैं। एक को जो अजय है उसको, मोंटी है उसको पैर में गोली लगी है और एक मनोज है, मनोज को भी जांघ में गोली लगी है। तो एक पक्ष से मनोज और मोंटी घायल हैं, इनको गोली लगी है, साधारण हालांकि खतरे से बाहर हैं। और एक पक्ष में जो है अज्जू सोनकर, उसको कंधे में चोट लगी है। तो ये बता रहे हैं कि एक दूसरे पे क्रॉस फायरिंग हुई है और हम दोनों पक्षों की तरफ से अपराध दर्ज करके और इसमें कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने किसी की गिरफ्तारी? चूँकि अभी घटना है, इसमें जो है FIR और जो इसमें शामिल है तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य गोपाल और संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी आज सीहोर पहुंचे। उन्होंने रेस्ट हाउस पर गौशाला संचालकों और गौ भक्तों से मिलकर गोपाष्टमी विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी ने गौग्रास योजना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी गिरी ने बताया कि प्रदेश में गौशाला निर्माण और उनमें संचालन के लिए NGO और समाजसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने सभी से गोपाष्टमी और गौशाला जाकर सभी से गायों की सेवा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2018 से 2021 तक लगभग 900 करोड़ रुपए गौशाला के निर्माण के लिए व्यय किए गए हैं। 1000 गौशालाएं निर्मित हो चुकी हैं और 2000 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। मध्य प्रदेश की गौशाला में लगभग 2,50,000 गौवंश हैं। सरकार द्वारा प्रति गौवंश 20 रुपए चारे और भूसे के लिए अनुदान की राशि गौशालाओं को दी जाती है। करके जो भी राशि आप देना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस धन का उपयोग इस काम में होना चाहिए तो हम उसी काम में करेंगे। और इस प्रकार से हम उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि मध्य प्रदेश में CSR फंड की निकलती है, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग ये भी हमें सहयोग कर सकते हैं, उनको इनकम टैक्स की छूट प्राप्त होगी। तीसरा फेज़ हमारा ये है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं, हमने उनसे भी अपील की है। खासतौर से हमारा जो पशुपालन विभाग है वो बड़ा संवेदनशील विभाग माना जाता है, उसके काम करने वाले लोग भी बड़े संवेदनशील होते हैं। हमने सबसे अपील की है, दबाव नहीं है हमारा किसी प्रकार का, कि आप भी वो 10 रुपये के गोग्रास योजना में तो शामिल हैं ही, लेकिन एक दिन का वेतन, कम से कम गोपाष्टमी के दिन का वेतन आप गौ माता के चरणों में समर्पित करेंगे तो जन सामान्य में इसका प्रोत्साहन भी जाएगा। और चौथा हमारा फेज़ है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लोकोपकारक निधि होती है, यदि उसमें गाय की भागीदारी को सुनिश्चित करें तो अपनी ओर से जो देना चाहें वो दें। मैं स्वयं गौ संवर्धन बोर्ड में जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं पैसा नहीं लेता और मैं हर महीने दे देता हूँ गाय की किसी भी गौशाला में।
तो मैं स्वयं इसका शुभारंभ अपनी राशि से करने वाला हूँ। तो इतनी अपील मैं करने के लिए निकला हूँ, उसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं बोल के चला जाऊँगा, आपको इसको जनता को दिखाना है, जनता को आपको बताना है, प्रेरणा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी इस योजना से बहुत प्रसन्न है। उनका कहना है सरकार अपने हिस्से का काम करेगी, लेकिन जनता अपने हिस्से का काम करेगी। जितना गोवंश आज गौशालाओं में है, लगभग 2.5 लाख गोवंश इस समय हमारी गौशालाओं में सुरक्षित है। गौशाला निर्माण कराना सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन सरकार से ये उम्मीद करना कि वो गौशाला चलाए, ये बिल्कुल नहीं, उचित नहीं है। इसलिए गौशाला एनजीओज को चलाना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को चलाना चाहिए। हम उन स्वयंसेवी संस्थाओं का भी आह्वान कर रहे हैं जो गौशाला संचालन में अभिरुचि रखते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश सरकार की ओर से चारे भूसे का अनुदान जा रहा है। 900 करोड़ रुपया अब तक 2018 से लेकर 2021 तक हमने 900 करोड़ रुपया शासन के खजाने से इन गौशालाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में खर्च कर दिया है। 5-5 एकड़ जमीन इन गौशालाओं के साथ गोचर भूमि के नाम पर लगा दिया है और 20 रुपये की राशि हम दे रहे हैं। जन भागीदारी से यदि 10-10 रुपये का गोग्रास मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम बेहतर ढंग से काम करेंगे। एक शुभ सूचना आपको दे रहा हूँ, परसों मैं सागर में रहने वाला हूँ। मैं गोपाष्टमी सागर की किसी गौशाला में वहाँ भोजन करूँगा, लेकिन इसके पहले हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कामधेनु पीठ की स्थापना हो रही है और उसके शुभारंभ के अवसर पर केंद्र के पशुपालन मंत्री भी आ रहे हैं। केंद्र में जो कामधेनु आयोग है उसके रिटायर्ड जो अभी क्योंकि कामधेनु आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया, तो जो पूर्व उसके जो अध्यक्ष चेयरमैन वो भी आ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की ओर से जा रहा हूँ। वहाँ कामधेनु पीठ का मतलब है कि गायों के संबंध में एक स्वाध्याय केंद्र वहाँ बन रहा है। जो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।